नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है। इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और आज हम हल करेंगे जिसका पार्ट 2। सत्र 2021-2022 के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें NCERT का सिलेबस आपके राजस्थान बोर्ड में भी अब की बार लागू कर दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग ही हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। थोड़ा सा देख लें हम यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें स्थिर आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, वह ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी। सेकंड पॉइंट की बात हम करें तो वह है हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने अध्ययन किया कि यह किसी पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। तो आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता कितने प्रकार का है। तो शुरू करते हैं पार्ट 2, आवेश के प्रकार। अनेक प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात किया गया कि आवेश 2 प्रकार का होता है और 2 प्रकार होते कौन कौन से हैं, उनका नाम अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नामकरण किया था आवेशों का। उनके द्वारा बताया गया कि एक आवेश होता है धनात्मक आवेश और दूसरा आवेश उसका नाम रखा ऋणात्मक आवेश। आवेशों का नाम धनात्मक और ऋणात्मक ही क्यों रखा गया, इसका भी एक लॉजिक है जो इन प्रयोगों के द्वारा हम देखेंगे कि आवेश 2 प्रकार का ही क्यों होता है और उनका नामकरण जो था वो धनात्मक और ऋणात्मक रखने के पीछे क्या तर्क थे। तो देखते हैं हम आवेशों के प्रकार के लिए किए गए कुछ प्रयोग, जिनसे स्पष्ट होता है कि आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला प्रयोग देखें, जिसमें रेशम के किसी कपड़े से कांच की 2 छड़ों को यदि घर्षण कराया जाता है या रगड़ा जाता है। यहाँ पर कांच की 2 छड़ ली, उनको रेशम के 2 टुकड़ों से घर्षण कराया, आपस में रगड़ने के बाद अब यदि इन कांच की छड़ों को किसी धागे की सहायता से लटका दिया जाता है, दोनों रगड़ी हुई कांच की छड़ों को यदि किसी धागे से लटका दिया जाता है, जहाँ रेशम के धागे से लटका दिया जाता है, तो ये कांच की छड़ें जो कि इससे रगड़ने के बाद यहाँ लटकाई हुई हैं, लटकाने के बाद यहाँ पर यह देखा गया कि ये दोनों कांच की छड़ जो थी अब एक दूसरे से दूर हटती हैं। रगड़ने से पूर्व जब इनको यहाँ लटकाया जाएगा तो इन दोनों छड़ों में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, अर्थात न तो नज़दीक आती है न ही दूर जाती हैं। लेकिन कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद यहाँ लटकाया जाता है, तो यहाँ पर यह देखा गया कि ये कांच की छड़ें एक दूसरे से दूर हटती हैं, अर्थात इन दोनों छड़ों में प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रतिकर्षण वाली जो घटना हो रही है वो यहाँ पर रगड़ने के बाद हो रही है, अर्थात रब करने के बाद हो रही है। और यह बताया हुआ है कि रगड़ने के बाद इन वस्तुओं में एक ऐसा गुण डेवलप हो जाता है जहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इसका अर्थ हम यह निकाल सकते हैं कि इन छड़ों पर एक प्रकार का आवेश आ गया है। अब यदि कांच की छड़ों की भांति ही रेशम के इन 2 टुकड़ों को भी एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, तो ये रेशम के टुकड़े भी एक दूसरे से दूर हटते हैं, अर्थात इन रेशम के टुकड़ों में भी प्रतिकर्षण होता है, जो इस प्रयोग में देखा गया। दूसरा प्रयोग यह किया गया कि यदि बिल्ली की समूर और प्लास्टिक की छड़ों को आपस में रगड़ा जाता है, अर्थात बिल्ली की समूर से 2 प्लास्टिक की छड़ों को रगड़ा जाता है
और प्लास्टिक की छड़ों को फिर एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है, तो फिर यहाँ पर यह देखा गया कि ये प्लास्टिक की छड़ें भी एक दूसरे से दूर जा रही थी। प्लास्टिक की छड़ों को बिल्ली की समूर का अर्थ होता है कि बिल्ली की ऐसी स्किन जहाँ पर मुलायम बाल होते हैं और वो मोटे बाल होते हैं, तो ऐसी जो स्किन होगी वो उसकी समूर कहलाती है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि बिल्ली की स्किन के पास वाले जो बाल होते हैं वही एक तरह से क्या कहलाते हैं, उसकी समूर कहलाती है। तो हम एक तरह से नॉर्मली बिल्ली की स्किन भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। समूर से यदि प्लास्टिक की छड़ों को रगड़ा जाता है और रगड़ने के बाद यदि उन दोनों को यहाँ पर धागे से लटकाएं, तो लटकाने के बाद यहाँ पर देखा गया है कि दोनों प्लास्टिक की छड़ें भी एक दूसरे से दूर प्रतिकर्षित हो रही थी। पहले प्रयोग में रेशम के टुकड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ें, उनमें प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है। दूसरे प्रयोग में बिल्ली की समूर से प्लास्टिक की छड़ या एवोनाइट की छड़, उसको रगड़ने के बाद लटकाते हैं तो वो भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ पर ये 2 प्रयोग किए गए। तीसरे प्रयोग में अब यहाँ पर यह देखा गया, अब यदि पहले प्रयोग की कांच की छड़, दूसरे प्रयोग की प्लास्टिक की छड़ को यदि यहाँ पर लटकाते हैं, तब यहाँ पर यह देखा गया कि ये कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ एक दूसरे से प्रतिकर्षित नहीं हो रही थी, बल्कि एक दूसरे की ओर खिंच रही थी, अर्थात एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी। इसमें रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़, समूर से रगड़ी हुई प्लास्टिक की छड़ एक दूसरे के नज़दीक लाई जाती हैं तो वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो कि इन दोनों प्रयोगों से विपरीत है। तो यहाँ से यह सारांश निकलता है कि यदि एक जैसी कांच की छड़ हैं तो वो दोनों प्रतिकर्षित हो रही हैं, एक जैसी प्लास्टिक की छड़ हैं तो वो दोनों प्रतिकर्षित हो रही हैं, लेकिन अगर अलग अलग छड़ हैं तो वो एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रही है। और यह तो हमें ज्ञात हो चुका है कि जब इनको रगड़ा जाता है तो उनमें एक गुण अर्जित हो जाता है, और उस गुण को ही क्या कहते हैं हम, वैद्युतावेश। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इन कांच की छड़ों पर एक प्रकार का आवेश है, तो प्लास्टिक की छड़ पर कोई दूसरे प्रकार का आवेश है। हम ये तो नहीं कह सकते कि कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ पर एक ही प्रकार का आवेश है, क्योंकि कांच दूर जा रहे हैं, प्लास्टिक दूर जा रहे हैं, लेकिन कांच और प्लास्टिक की छड़ें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं। अगर इन दोनों पर भी एक जैसा आवेश होता तो ये भी दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती, जैसे यहाँ पर हुआ। लेकिन यहाँ से यह स्पष्ट हुआ कि कांच पर एक प्रकार का आवेश है तो प्लास्टिक की छड़ पर कोई दूसरे प्रकार का आवेश है। और जहाँ पर अगर एक प्रकार का आवेश है, दोनों में एक जैसा है, तो वो छड़ें प्रतिकर्षित हो रही हैं। दोनों में एक जैसा आवेश है तो वो प्रतिकर्षित हो रही हैं, लेकिन दोनों में अगर अलग अलग प्रकृति का आवेश है तो वो एक दूसरे की ओर क्या हो रही हैं, आकर्षित हो रही हैं। तो इन प्रयोगों से यह सारांश निकलता है कि आवेश 2 प्रकार का होता है। अभी हमने यह नहीं बताया कि इनमें धनात्मक आवेश होता है या ऋणात्मक आवेश, लेकिन यहाँ से यह तो पता चल गया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, क्योंकि एक जैसी छड़ें दूर जा रही हैं और एक छड़ इसके लिए, एक छड़ यहाँ से ली, और दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रही हैं। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पर हमने ये कैलकुलेशन निकाला कि आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि सजातीय प्रकृति के अगर आवेश हों, सजातीय प्रकृति का मतलब होता है एक ही प्रकार के हों दोनों छड़ों में। सजातीय प्रकृति के अगर आवेश हों, जैसे प्लास्टिक की छड़ों में एक ही प्रकार का है, इसी प्रकार से कांच की छड़ों में भी एक ही प्रकार का आवेश है। तो सजातीय प्रकृति के अगर आवेश होते हैं तो उन आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, जो कि इन दोनों प्रयोगों से स्पष्ट होता है। इसी प्रकार से कांच की छड़ पर एक अलग प्रकार का आवेश है तो प्लास्टिक की छड़ पर कांच की छड़ से अलग प्रकार का आवेश है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों में अलग अलग जाति के आवेश हैं, तो इनको बोला जाता है विजातीय आवेश या विपरीत प्रकृति के आवेश। विजातीय प्रकृति के आवेश। तो यदि विजातीय प्रकृति के आवेश हैं तो उन आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है।
तो यह जो बल लग रहे हैं वो किसकी वजह से लग रहे हैं? आवेशों के कारण। नेक्स्ट और प्रयोग हम यहाँ पर करके देखते हैं जिनसे और स्पष्ट हो जाएगा कि सजातीय प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। नेक्स्ट प्रयोग यहाँ पर यह देखा गया कि यदि किसी धागे से दो सरकंडे की गोलियां लटकाई गई हैं। सरकंडे की गोलियां होती हैं कि जैसे गाँव में लकड़ियाँ मिलती हैं जिनके अंदर छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े की गोलियां होती हैं अंदर की ओर, या ये कह सकते हैं कि लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा होता है जिसे अपन गोलियां कह सकते हैं। सरकंडा जो है एक तरह से लकड़ी होती है बिल्कुल बारीक टाइप की, तो वो अधिकतर गाँव में प्राप्त होती है। अब यदि यहाँ पर दो सरकंडे की गोलियाँ जो हैं वो किसी धागे से लटकी हुई हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई दो सरकंडे की गोलियाँ रेशम के धागे से इस आधार से लटकी हुई है। अब इस प्रयोग में यह किया गया, यदि कांच की छड़ जो कि रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई है, उस छड़ को यदि इस सरकंडे की गोली के स्पर्श कराते हैं, इस सरकंडे की गोली से स्पर्श कराते हैं, कौन सी छड़ को? कांच की छड़ को। इसी प्रकार से इस गोली को भी कांच की छड़ से स्पर्श कराते हैं। तो अब यहाँ पर यह देखा गया कि ये दोनों गोलियाँ जो थी पहले इस पोजीशन में थी, तो स्पर्श कराने के बाद इन गोलियों की स्थिति जो थी वो यहाँ से विस्थापित हो जाती हैं और थोड़ी दूर हट जाती हैं। अर्थात सरकंडे की गोलियाँ अपनी प्रारंभिक स्थिति से दूर हटती हैं, या यह कह सकते हैं कि सरकंडे की गोलियों में परस्पर क्या हो गया? प्रतिकर्षण हुआ। दोबारा से समझें, यदि आवेशित कांच की छड़ को इन सरकंडे की गोलियों से स्पर्श कराते हैं, तो स्पर्श कराने के बाद यह देखा गया कि ये सरकंडे की गोलियां परस्पर एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं, अर्थात दूर हटती हैं। अब यदि दूसरे धागे से लटकी हुई सरकंडे की गोलियों से यदि आवेशित प्लास्टिक की छड़ को स्पर्श कराते हैं, जो कि समूर से रगड़ी हुई है, इन सरकंडे की गोलियों से यदि प्लास्टिक की छड़ को स्पर्श कराते हैं दोनों को, तो यहाँ पर भी यह देखा गया कि ये सरकंडे की गोलियाँ अपनी प्रारंभिक स्थिति से दूर हटती हैं। अर्थात यहाँ पर भी यह देखा गया कि ये सरकंडे की गोलियाँ प्लास्टिक की छड़ से स्पर्श कराने के बाद प्रतिकर्षित होती हैं। दो प्रयोग हुए, कांच की छड़ को स्पर्श करवाया तो प्रतिकर्षण, प्लास्टिक की छड़ को स्पर्श कराया तो प्रतिकर्षण। अब यदि इसी प्रयोग में तीसरा पार्ट यह करके देखा गया कि दो सरकंडे की गोलियां ही हैं, अब यदि एक सरकंडे की गोली को रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ से स्पर्श कराते हैं तथा दूसरी सरकंडे की गोली को प्लास्टिक की छड़ से स्पर्श कराते हैं जो कि समूर से रगड़ी हुई है, तब यह देखा गया कि ये सरकंडे की जो गोलियां थी वो परस्पर एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। जबकि इस प्रयोग में यह किया गया था कि दोनों गोलियों को अलग अलग छड़ों से संपर्क में लाया गया था, जबकि यहाँ पर एक ही प्रकार की छड़ थी, यहाँ पर भी एक ही प्रकार की छड़ थी। तो यहाँ से यह स्पष्ट हुआ कि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो एक तो यह कि यह अनावेशित वस्तु भी क्या हो गई? आवेशित हो गई, क्योंकि आवेशित होगी तभी तो उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसके संपर्क में आने के कारण सरकंडे की गोलियां भी आवेशित हो गई और आवेशित होने के बाद दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आया, अर्थात सजातीय प्रकृति का आवेश आया, जिस कारण से ये एक दूसरे से क्या हो गई? प्रतिकर्षित। इसी प्रकार से प्लास्टिक की छड़ से जब ये संपर्क में लाई गई
तो इन सरकंडे की गोलियों में जो आवेश प्लास्टिक की छड़ पे था वो आवेश इन गोलियों में पहुंचा और दोनों में समान प्रकृति का आवेश पहुंचा, तो पुनः सजातीय आवेश थे, इस कारण से इनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण। तीसरे प्रयोग में हमारे पास में आया कि कांच की छड़ से आवेश पहुंचा, इस गोले में प्लास्टिक की छड़ से आवेश पहुंचा, और हम ये पहले देख ही चुके हैं कि कांच की छड़ में अलग प्रकार का आवेश है और प्लास्टिक की छड़ में अलग प्रकार का आवेश है। तो दोनों गोलियों में अलग अलग प्रकार का आवेश है, इसका मतलब उनमें विजातीय प्रकृति का आवेश है और ये दोनों एक दूसरे की क्या हो रही हैं, आकर्षित। तो इन सरकंडे की गोलियों से और ऊपर किए गए सभी प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि आवेश दो प्रकार का है तथा सजातीय प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, जो कि हम एक थ्योरी की तरह इनको लिख भी लेंगे, जो यहाँ पर निम्न प्रकार से है, जो यहाँ पर नोट्स टाइप में लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसमें हमारे पास में था कि ऊन या रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ों को लटकाया जाता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरे प्रयोग में है कि बिल्ली की समूर से रगड़ी हुई प्लास्टिक की छड़ों को लटकाया जाता है तो वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरे प्रयोग में हमारे पास में है कि कांच की छड़ के पास में बिल्ली की समूर से रगड़ी हुई प्लास्टिक की छड़ लाते हैं या एबोनाइट की छड़ लाते हैं तो उनमें क्या होता है, आकर्षण। तो यहाँ पर चित्र के द्वारा दर्शाया हुआ है। दो कांच की छड़, प्रतिकर्षण, जिस पर धनात्मक आवेश माना गया था। नामकरण धनात्मक और ऋणात्मक क्यों रखा गया उसका भी हम देखते हैं। जब कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश रहेगा तो यहाँ पर दूसरी प्रकृति का हो गया कौन सा, ऋणावेश। तीसरा प्रयोग, कांच की छड़, प्लास्टिक की छड़, आकर्षण। समूर की गोलियाँ जिनको कांच की छड़ से संपर्क में लाया गया, प्लास्टिक की छड़ से संपर्क में लाया गया और कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ के संपर्क में लाया गया तो उनकी स्थितियाँ थी इस प्रकार से। थ्योरी हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि यहाँ पर कांच की छड़ को संपर्क में लाया गया, दूसरे में लिख देंगे प्लास्टिक की छड़ को संपर्क में लाया गया, यहाँ पर कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ को संपर्क में लाया गया, उसका वर्णन लिख देंगे जो निम्न प्रकार से नीचे है। फर्स्ट और सेकंड डायग्राम की लैंग्वेज यहाँ पर लिख दी गई है कि रेशम के धागे से लटकी हुई सरकंडे की गोलियों को रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ से संपर्क में लाया जाता है और प्लास्टिक की छड़ के संपर्क में लाया जाता है तो गोलियां एक दूसरे से क्या होती हैं, प्रतिकर्षित। तीसरे में हमारे पास में है कि एक कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ को अगर उसके संपर्क में लाते हैं तो सरकंडे की गोलियां एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो इन सभी प्रयोगों से जो सारांश निकला था वो यहाँ पर लिखा गया है कि इस प्रकार किसी किए गए अनेक प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक राशि है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं जो कुछ वस्तुओं को रगड़ने पर वस्तुओं द्वारा अर्जित होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा सारांश हम ये बता सकते हैं कि एक आवेशित छड़ के द्वारा एक अनावेशित वस्तु पर भी आवेश दिया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक की छड़ और कांच की छड़ को सरकंडे की गोली के संपर्क में लाया गया तो सरकंडे की गोली पर भी आवेश पहुंच गया था, जो हम ये कह सकते हैं कि एक अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के द्वारा आवेश दिया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु आवेशित हो जाती है। नेक्स्ट प्रयोग जो था जिससे हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि उनका नामकरण धनात्मक और ऋणात्मक ही क्यों रखा गया, पहले प्रयोग देखते हैं। अब वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ को लिया जिस पे एक अलग प्रकार का आवेश था, जिससे यह भी देखा गया कि अब रेशम का जो टुकड़ा था, रेशम का टुकड़ा जिससे कि कांच की छड़ को रगड़ा गया था। अब चूँकि हम यह जान चुके हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर अलग प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है और दूसरी वस्तु पर अलग प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, और अलग प्रकार के आवेशों या विजातीय आवेशों को यदि एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो वो परस्पर आकर्षित होते हैं। देखिए पॉइंट को आप बिल्कुल गहराई से समझिए, तभी आपके इसका कंसेप्ट क्लियर होगा कि पॉइंट में कहना क्या चाहता है।
डिटेल से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रयोगों को समझना है, उसका सारांश निकालना है और समझना है कि कहना क्या चाहता है, और उसके बाद यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलेगा वहाँ तक आपको पहुँचना है। तो प्रत्येक टॉपिक को आप ढंग से समझिए। जैसे हमने देखा था, कांच की छड़ के पास में यदि प्लास्टिक की छड़ को लेके आए थे हम, तो वहाँ पर ये दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर क्या हो रही थी, आकर्षित। प्लास्टिक की छड़ और रेशम के कपड़े को अगर पास में लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि रेशम के कपड़े पर आवेश और प्लास्टिक की छड़ पर आवेश एक ही जैसा है। तो अब यदि उन्होंने ये देखा कि यदि इनको रगड़ने के बाद में अब यदि इन दोनों को ही नज़दीक लाया जाता है, अर्थात कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है, तो अब यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि ये न तो आकर्षित हो रही है और न ही प्रतिकर्षित हो रही है, अर्थात उनकी स्थितियों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। नहीं तो वो दूर जा रही हैं और नहीं एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, अर्थात उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि पीछे के प्रयोग में हमने ये देखा कि विजातीय प्रकृति के अगर आवेश होते हैं तो उनमें तो आकर्षण होता है, और यहाँ पर कांच की छड़ पर अलग प्रकार का आवेश है, रेशम के कपड़े पर अलग प्रकार का आवेश है। तो दोनों पर जब विजातीय आवेश है उसके बावजूद भी उनमें कोई क्रिया नहीं हुई, जबकि वहाँ पर क्या होना चाहिए था, आकर्षण होना चाहिए था। और अब यदि इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं है अब, क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण, पास में आना दूर जाना, ये जो क्रियाएं हो रही हैं वो पूरी की पूरी किसके द्वारा हो रही हैं, आवेश के द्वारा। जब इनमें ये क्रिया होना ही बंद हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं है। किसी वस्तु पर आवेश होने का मतलब ये होता है कि हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु विद्युन्मय हो गई है, अर्थात उनमें अल्प आवेश आ चुका है या अल्प विद्युत आ चुका है। तो अब यदि इनको एक दूसरे के नज़दीक लाए तो उनमें कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि अब उसके ऊपर कोई भी आवेश विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने यह सारांश निकाला कि इस वस्तु पर अलग प्रकार का आवेश होता है, इस वस्तु पर अलग प्रकार का आवेश होता है। जब दोनों का युग्म पास में लाया गया तो दोनों के युग्म का टोटल आवेश जो था वो कितना हुआ, 0 हुआ, क्योंकि अब आवेश खत्म हो गया। तो फिर उन्होंने ये देखा कि ऐसी कोई दो संख्याएं कौन सी होती हैं जिनको अगर हम जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर पास में ला रहे हैं, जोड़ा बना रहे हैं, तो यदि उनको जोड़ा जाए तो उनका टोटल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फिर यहाँ से सारांश ये निकला कि किसी धनात्मक संख्या के साथ में उसी के समान परिमाण की ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाता है तो उन दोनों का टोटल कितना होता है, 0। जैसे कोई धनात्मक संख्या 5 है, जोड़ना है उसी मान की विपरीत संख्या यानी -5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 5 बराबर 0। तो यहाँ पर दोनों के जोड़े से ये पता चला कि उन दोनों का टोटल 0 हो चुका है, और किसी का भी टोटल 0 तभी हो सकता है जब वहाँ पर समान परिमाण की संख्याएं हों और उनका टोटल क्या हो, 0 हो। तो यहाँ से किसी धनात्मक संख्या को समान परिमाण की ऋणात्मक संख्या से अगर जोड़ा जाता है तब उनका टोटल कितना होता है, 0 होता है। घर्षण जब किया गया था या रगड़ा जब गया था तब तो इन पे आवेश आ चुका था। इस कारण से फिर यहाँ पर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का नाम क्या रखा, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, जो कि गणित की प्रक्रिया के द्वारा ये नामकरण प्राप्त किए गए, क्योंकि किसी भी धनात्मक संख्या को उसके समान परिमाण की ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो उसका टोटल हमेशा कितना होता है, 0, जो कि इस प्रयोग में भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं लग रहा था। और यदि आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु आवेशित ही नहीं है, अर्थात उस पर आवेश नहीं है अब, और टोटल 0 होने के कारण ही उनका धनात्मक और ऋणात्मक नाम रखा गया। इसी प्रयोग को हम थोड़ा इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि जैसे रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ ली
और ये हमारे पास में रेशम का टुकड़ा है जो कि इस कांच की छड़ को इसे रगड़ा गया था। अब यदि यहाँ पर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखे हैं, कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ने के बाद में यदि इस कांच की छड़ को इसके नज़दीक लाया जाता है तो यहाँ पर ये देखा गया कि कांच की छड़ के कुछ टुकड़े चिपक जाते हैं। इस रेशम के टुकड़े को भी यदि इसके नज़दीक लाया जाता है तो रेशम के टुकड़े के भी कुछ कण चिपक जाते हैं। यहाँ पर रगड़ने के बाद यदि इन दोनों को अलग अलग इन टुकड़ों के पास में लाया जाता है तो कुछ टुकड़े इसके चिपक जाते हैं और कुछ टुकड़े इसके चिपक जाते हैं। अब यदि कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े को दोनों को एक साथ लाया जाता है, कांच की छड़ और रेशम का टुकड़ा दोनों के जोड़े को एक साथ इनके पास में लाया जाता है तो अब यहाँ पर कोई भी कागज़ का टुकड़ा नहीं चिपकता है। यह देखा गया कि दोनों को जब साथ साथ लाया जाता है रगड़ने के बाद तब यहाँ पर कोई भी कागज़ का टुकड़ा नहीं चिपकता है। तो पहले ये कागज़ के टुकड़े चिपक रहे थे क्योंकि रगड़ने के बाद उनमें ये वस्तु आवेशित हो गई थी और आवेशित होने के कारण ही ये अपनी ओर हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर रहे थे। तो जब दोनों को एक साथ लेके आए तो उस समय कोई भी कागज़ का टुकड़ा इसके नहीं चिपका। हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो निकाय है, ये जो युग्म है, उस पर अब टोटल आवेश कितना है? 0 है। तो वही बात यहाँ से स्पष्ट होती है। टोटल आवेश 0 कब होगा? तो वहाँ से सारांश ये निकाला गया गणित की परिभाषा के अनुसार कि किसी धनात्मक संख्या को समान परिमाण की ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो उसका टोटल कितना होता है? 0। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन प्रयोगों के आधार पर ही आवेश का नाम रखा धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो इस प्रकार से आवेशों का नामकरण किया गया, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पर सभी प्रयोगों के आधार पर फिर ये सारांश निकाला गया कि इनमें जितनी भी वस्तुएं थी उनमें एक वस्तु पर आवेश धनात्मक है और एक वस्तु पर आवेश ऋणात्मक है। तो यहाँ पर कौन सी वस्तु पर धनात्मक होगा, कौन सी वस्तु पर ऋणात्मक होगा, ऐसे अनेक प्रयोग थे और उन वस्तुओं के जोड़े थे और उन जोड़ों के आपस में धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। उनको अनेक प्रयोगों के द्वारा एक सारणी में व्यवस्थित किया गया था जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी श्रृंखला, स्थिर वैद्युतिकी श्रृंखला मतलब एक वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित किया गया। जो रगड़ने की प्रक्रिया थी इस कारण से उनको घर्षण क्रम भी बोल सकते हैं। उस क्रम में उनको व्यवस्थित किया गया और व्यवस्थित करने के बाद में उस श्रेणी में जो वस्तु ऊपर थी और ऊपर वाली वस्तु को यदि नीचे वाली वस्तु से रगड़ा जाता है तो ऊपर वाली वस्तु पे धनात्मक आवेश आता है और नीचे वाली वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आता है। जो श्रृंखला हम देखेंगे, घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा आवेश कैसे प्राप्त किया जाता है उस प्रक्रिया में देखेंगे उस श्रृंखला को कि वो श्रृंखला कौन सी थी। तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रयोग हुए उनमें हमारे पास में कांच की छड़ जो थी उस कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आता है और इसका जो युग्म था रेशम का टुकड़ा, रेशम का कपड़ा, उस पर ऋणात्मक आवेश आता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से बिल्ली की समूर वह धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाएगी और प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ ऋणावेश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कांच की छड़ पर धनावेश, रेशम के कपड़े पर ऋणावेश, समूर पर धनावेश और प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है। और प्रयोग में सबसे पहले कांच की छड़ पे धनावेश मानकर पूरे प्रयोग को हल किया गया था। वो श्रृंखला में भी हम देखेंगे, स्थिर वैद्युतिकी श्रृंखला, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। यहाँ पर प्रयोग कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब आपस में रगड़ते हैं तो उन दोनों पर भिन्न भिन्न प्रकार का आवेश अर्जित होता है। अब यदि जोड़े को संपर्क में लाते हैं तो वहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है क्योंकि विजातीय आवेश
एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्योंकि जितना आवेश कांच की छड़ पर आता है उतने ही परिमाण का आवेश रेशम के कपड़े पर आता है। तो जितना मान कांच की छड़ पर आया उतना ही मान रेशम के कपड़े पर आया। दोनों की प्रकृति अलग अलग थी, दोनों का जो जब जोड़ा बनाया गया तो वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, अर्थात टोटल आवेश कितना हो जाता है, 0। तो इस आधार पर नामकरण क्या रखा गया, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। वह गुण जो दो प्रकार के आवेश में भेद कर सकता है आवेश की क्या कहलाता है, ध्रुवता कहलाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, उसकी जांच करने के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है या एक तरह से बनाया जाता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप यानी विद्युतदर्शी। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप या गोल्ड लीप इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ नोट्स लिखे हुए हैं, इन्हीं से मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ इसको समझाना ही है, कोई डेरिवेशन है नहीं, इसलिए आप थोड़ा यहीं पर ध्यान दे लीजिए कि वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात किया जा सकता है वह उपकरण कहलाता है विद्युतदर्शी। नेक्स्ट देखिए, यह स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी भी कहलाता है क्योंकि इसमें 2 स्वर्ण पत्रों का उपयोग किया जाता है। देखिए इसकी संरचना में कांच का जार लेते हैं और यहाँ पर एक कॉर्क लगा रहता है। इस कॉर्क से होती हुई एक धातु की छड़ इसमें धंसी रहती है, मतलब कांच की छड़ में एक धातु की छड़ है और छड़ के नीचे वाले सिरे पर 2 गोल्ड लीफ यानी 2 पतली स्वर्ण पन्नियाँ या पत्र लगे रहते हैं, बंधे रहते हैं। एक पत्ती यहाँ पर है, एक पत्ती यहाँ पर है, एक तरह से ये बोल सकते हैं सोने के वर्क, बिल्कुल पतले पत्तियाँ यहाँ पर लगी हुई। इस धातु की छड़ पे यहाँ पर एक धातु की डिस्क या घुंडी बनी हुई है। ये कह सकते हैं कि पूरी छड़ धातु की थी और ऊपर वाले सिरे पर एक तरह से घुंडी बना दी और नीचे वाले सिरे पर 2 स्वर्ण पत्र लगाए हुए। कांच का ही जार है। नेक्स्ट, अब यदि किसी रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई किसी कांच की छड़ को यदि इस धातु की घुंडी के संपर्क में लाते हैं, दोबारा से देखिए, यदि कांच की छड़ ली या कोई भी छड़ ली जो कि आवेशित है, हो सकता है कि वो प्लास्टिक की छड़ हो सकता है वो कांच की छड़ हो। कांच की छड़ है तो उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और प्लास्टिक की छड़ है तो उसको बिल्ली के समूर से रगड़ा गया और उसको इस धातु की छड़ के संपर्क में लाया गया। जब इसको संपर्क में लाया गया तो प्रयोग को थोड़ा याद कीजिए कि जब कांच की छड़ या प्लास्टिक की छड़ को सरकंडे की गोली के संपर्क में लाए थे तो क्या हुआ था, इस छड़ से आवेश सरकंडे की गोली में पहुंच गया था और वो गोली भी आवेशित हो गई थी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी घटना हो रही है कि यदि एक आवेशित वस्तु जिसको पी बोला गया है, एक धातु की छड़ जो इसके अंदर धसी हुई है उसको हमने आर नाम दे दिया, धातु की गुंडी या डिस्क जिसको के नाम दे दिया। आवेशित वस्तु को जब इस धातु की घुंडी के संपर्क में लाते हैं तो छड़ से आवेश इस धातु में आएगा और धातु में आवेश जो होता है वो आसानी से गुजर जाता है क्योंकि धातु आवेशों का क्या होता है, चालक होता है। पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक, जिनका अध्ययन करेंगे हम इसके बाद में। तो यहाँ पर ये धातु है तो धातु में आवेश ऊपर से आता हुआ नीचे तक पहुँच जाता है और वह आवेश इन स्वर्ण पत्रों में भी पहुँच जाता है। सोना भी एक धातु ही है तो आवेश इन पत्तियों में भी पहुँच जाता है। तो इस पत्ती में भी धनात्मक आवेश आ गया, इस पत्ती में भी धनात्मक आवेश आ गया। दोनों पत्तियों में समान प्रकृति का आवेश है तो ये दोनों पत्तियां एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगी या प्रतिकर्षित होंगी, जो हम अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि ये दोनों पत्तियां एक दूसरे से दूर हटेंगी, अर्थात जैसे ही हमने इस वस्तु को इसके संपर्क में लाए और पत्तियों में फैलाव हो गया, मतलब पत्तियां दूर हट गई और जैसे ही दूर हटी तो यहाँ से ये स्पष्ट हुआ कि इन पत्तियों में आवेश आया था।
आवेश किसके द्वारा आया, छड़ के द्वारा। छड़ में कहाँ से आया, धातु के द्वारा, और धातु में किसके द्वारा आया, लाई गई वस्तु के द्वारा। तो इन पत्तियों में फैलाव होना ये स्पष्ट करता है कि इस धातु की घुंडी या विद्युतदर्शी के संपर्क में जिस वस्तु को लाया गया था वो वस्तु क्या थी, आवेशित थी, अर्थात उस वस्तु पर क्या था, आवेश विद्यमान था। अब ये हो सकता है कि ये छड़ आपकी ऋणावेशित हो या ये छड़ आपके धनावेशित। अगर ऋणावेश होगा तो ऋणावेश यहाँ पर आएगा, दोनों पत्तियों में ऋणावेश आ जाएगा तो पुनः ये प्रतिकर्षित होंगी। धनावेशित है तो धनावेश आएगा, दोनों में धनावेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा। तो दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर फैलाव होगा। अगर फैलाव धीरे हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कम आवेशित है या इस छड़ के ऊपर आवेश की मात्रा कम है। यदि फैलाव ज़्यादा हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इस आवेशित छड़ पर आवेश की मात्रा ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम ये पता लगा सकते हैं कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। उस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का अध्ययन इस उपकरण के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं, जो था इसका ये वर्णन जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इसकी संरचना और ये इसका वर्णन कि किस प्रकार से वस्तु को डिस्क के संपर्क में लाए। आवेश जो था वो छड़ आर से होता हुआ स्वर्ण पत्तियों में स्थानांतरित हो जाता है। पत्तियों में समान प्रकृति का आवेश होने के कारण पत्तियों में प्रतिकर्षण होता है, जिस कारण पत्तियां फैल जाती हैं और पत्तियों का फैलाव संपर्क वाली वस्तु P यानी जिस वस्तु को लाए थे उस पे आवेश की उपस्थिति के बारे में हमें क्या देता है, जानकारी देता है। वस्तु पर अगर आवेश की मात्रा ज़्यादा है तो स्वर्ण पत्तियों में फैलाव उतना ही ज़्यादा होगा। ये था इसका वर्णन, जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। अब यदि इस आवेशित छड़ को यहाँ से हटा दिया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ, छड़ को यहाँ से हटा दिया तो ये जो विद्युतदर्शी यहाँ पर बना हुआ है इसके ऊपर तो आवेश मौजूद है ही, हम ये कह सकते हैं कि ये विद्युतदर्शी आवेशित है। अब यदि पहले से एक आवेशित विद्युतदर्शी है, अर्थात इस पे पहले से प्लस वाला आवेश मौजूद है, हो सकता है कि इसके ऊपर ऋणावेश हो। अब पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के पास में अब यदि किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो जैसे ही अब मान लीजिए कि इस प्लस की छड़ को इसके पास में लाया गया और यह है विद्युतदर्शी पहले से ही धनावेशित था, तो यह धनावेश और अतिरिक्त इसमें आएगा। कुछ धनावेश पहले से मौजूद था और कुछ धनावेश अब और इस छड़ को मिल जाएगा, तो इन पत्तियों में धनावेश की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। इन पत्तियों में धनावेश की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि। तो पत्तियों में फैलाव क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे ये स्पष्ट होगा कि जिस वस्तु को इसके संपर्क में लाया गया था उस वस्तु पर इस विद्युतदर्शी के समान प्रकृति का आवेश मौजूद था। यदि विद्युतदर्शी पर ऋणावेश था, ऋणावेश की छड़ लाए तो ऋणावेश की मात्रा और बढ़ेगी, पत्तियों में फैलाव होगा। तो पत्तियों में फैलाव समान प्रकृति के आवेश के बारे में बताता है। दूसरा, यदि विद्युतदर्शी हमारे पास मान लीजिए पहले से धनावेशित है, छड़ को लाए, यदि पत्तियां एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि ये ऋणावेशित छड़ है, ये धनावेशित है, तो कुछ ऋणावेश यहाँ पर आएगा जो कि धनावेश की मात्रा को निरस्त करेगा, जो कि अभी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बारे में पढ़ा था। तो कुछ धनावेश कुछ ऋणावेश को निरस्त कर देगा। इसका मतलब इन स्वर्ण पत्तियों पर आवेश की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी होगी, जिससे ये पत्तियाँ आपस में सिकुड़ जाएंगी। इससे क्या सारांश निकलेगा, यदि पत्तियाँ फैलती हैं तो आवेशित छड़ पर विद्युतदर्शी के समान प्रकृति का आवेश है, यदि पत्तियां सिकुड़ती हैं तो आवेशित वस्तु पर विद्युतदर्शी के विपरीत प्रकृति का आवेश विद्यमान है, जो हम इस उपकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो यह था हमारे पास में स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। आप यदि स्वर्णपत्र नहीं हो तो इस प्रयोग में आप यहाँ एल्यूमिनियम की छड़ ले सकते हैं और यहाँ पर एल्यूमिनियम की पत्तियाँ ही लगा सकते हैं और इस प्रयोग को उसके द्वारा भी कर सकते हैं। दूसरा, विद्युतदर्शी के लिए हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कागज़ हमारे पास में है, एक पेज लिया
पेज को इस प्रकार से हमने मोड़ा। मोड़ने के बाद में हम इसके ऊपर इस्त्री करते हैं, इस साइड में और इस साइड में। इस्त्री करने के बाद में आपके पास जो कागज़ था, अब यदि इसको हम इस प्रकार से पकड़ लेते हैं तो स्वतः ही ये दोनों पत्तियाँ एक दूसरे से दूर हटती हैं। तो ये थे हमारे पास आज के टॉपिक, जिसमें हमने आवेश के प्रकार, 2 पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, 2 प्रकार वैज्ञानिक डूफे के द्वारा। नाम पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों रखा गया, उसका रीज़न था कि जो युग्म था उस युग्म को पास मिलाते हैं तो टोटल आवेश उनका शून्य हो जाता है, और शून्य तभी हो सकता है जब कोई पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या के साथ जोड़ी जाती है समान मात्रा की, तब उसका टोटल शून्य होता है। इस कारण से उनका नाम पॉजिटिव नेगेटिव रखा गया। अनेक प्रयोगों के द्वारा हमने ये भी समझा कि यहाँ पर यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो आवेशित वस्तु से आवेश इसमें पहुँच जाता है और यह वस्तु भी आवेशित हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को हम आवेशित करना चाहें तो किसी वस्तु के संपर्क में लाकर भी उसको आवेशित कर सकते हैं, जो पढ़ेंगे हम आगे के टॉपिकों में। दूसरा प्रयोग हमने ये देखा कि कोई वस्तु जिसके ऊपर धनावेश और ऋणावेश आया, उस पर वो आवेश है या नहीं है, तो उसकी जांच के लिए हमने अध्ययन किया इलेक्ट्रोस्कोप का, यानी विद्युत दर्शी का। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम ये देखेंगे कि किसी वस्तु पर धनावेश है, किसी वस्तु पर ऋणावेश है, तो धनावेश और ऋणावेश होने का तात्पर्य क्या है, उसका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, यानी पार्ट 3 में, जिसको हम कहेंगे विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, यानी किसी वस्तु के धनावेशित और ऋणावेशित होने में सिर्फ और सिर्फ किसका योगदान होता है, इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।